हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हम कर रहे हैं बेटा सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 और इसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज़ थर्ड पार्ट। हमें शुरू करना है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। भारत में जो चुनाव हैं क्या वो लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक हैं, ये हमें पता करना है। आइए देखिए, वी गेट टू रीड ए लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। हम जो है काफ़ी सारी जो अनफेयर प्रैक्टिस गड़बड़ियाँ होती हैं इलेक्शन में वो सुनते पढ़ते रहते हैं। न्यूज़पेपर टेलीविज़न रिपोर्ट्स में अक्सर जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही एलिगेशन यानी कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं गड़बड़ियों के। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। जो रिपोर्ट होती हैं वो क्या कुछ हमें सूचना देती हैं, देखिए। इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट। जो लिस्ट होती है वोटर लिस्ट या मतदाता सूची जिसको कहते हैं, उसमें फर्जी नाम डाल दिए जाते हैं और असली नाम गायब कर दिए जाते हैं। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी होती है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का, ऑफिसर्स यानी अधिकारियों का, ऑफिशियल्स का, इनका गलत यूज़ करती है, मिसयूज़ करती है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टी। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं या जो रिच कैंडिडेट होते हैं वो अक्सर जो है पैसे का बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑफ द पोलिंग डे। और कई बार जो है जो मतदाता होते हैं उनको डराया धमकाया जाता है और रिगिंग यानी कि चुनाव के अंदर धांधली भी की जाती हैं। मैनी ऑफ दिस रिपोर्ट आर करेक्ट। कई सारी इनमें करेक्ट होती हैं तो हमें जो बड़ा ही अनहैप्पी फील होता है। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल सो एज द डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन। लेकिन सौभाग्य से ये इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ भी नहीं होती हैं कि चुनाव का जो पर्पज है वो ही फेल हो जाए। दिस बिकम क्लियर इफ़ वी आस्क ए बेसिक क्वेश्चन। हम एक बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकते हैं, कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्ट्रोल मल प्रैक्टिस। क्या जो पार्टी है वो किसी बिना पॉपुलर सपोर्ट के सिर्फ जो है गड़बड़ियाँ करके पावर में आ सकती है? दिस इज़ ए वाइटल क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन एंड ए कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है यानी कि जो हमारा चुनाव आयोग जिसे हम कहते हैं वो स्वतंत्र है। One simple way of checking whether election are fair or not is to look at who conduct the election. Are they independent of the government? क्या ये गवर्नमेंट से भी इंडिपेंडेंट है? और कैन द गवर्नमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशर दम? क्या जो अपनी गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी उसका प्रेशर इसके ऊपर रहता है? डू दे हैव इनफ पावर? क्या उसके पास ऐसी पावर है कि वो फ्री और फेयर जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करा सके? इसका आंसर है द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर इंडिया, फॉर आवर कंट्री। जो हमारी कंट्री है उसके लिए तो हम इसमें पॉजिटिव में आंसर देंगे। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन जिसे हम ईसी बोलते हैं। हमारी कंट्री में जो चुनाव या इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट और मैनेज करने का काम इलेक्शन कमीशन को होता है, जो खुद में एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जो है कमीशन है। और ये इसी तरह की जो पावर इंजॉय करता है जैसा कि हमारी जुडिशरी इंजॉय करती है यानी इंडिपेंडेंटली। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एक बार प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर दे उसके बाद ये आंसरेबल ना तो प्रेसिडेंट के लिए होता है और ना ही गवर्नमेंट के लिए होता है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक, अगर रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट उसको भले ही पसंद ना करे लेकिन फिर भी इसको जो है हटाना, अपने पद से हटा पाना लगभग ना के बराबर या असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशनर्स इन वर्ल्ड हैव सच वाइड रेजिंग पावर्स ऑन एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहते हैं कि अगर बहुत सारे कम ऐसे इलेक्शन कमीशंस हैं इन उसमें वर्ल्ड के अंदर जिनको इस तरह की पावर्स मिली हुई होती हैं जैसे कि इंडिया में मिली हैं। ईसी, अब देखिए इसकी पावर में क्या क्या है। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इलेक्शन की अनाउंसमेंट से लेकर डिक्लेरेशन तक वो हर पहलू के ऊपर उसकी चुनाव के हर पहलू के ऊपर उसकी नज़र रहती है। और यही होता है जो कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। नंबर सेकंड यही होता है जो कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता को इम्प्लीमेंट करता है। अगर कोई पार्टी या कैंडिडेट इसको वायलेट करते, इसका उल्लंघन करते तो उनको पनिश भी करता है। नंबर थर्ड, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन। कुछ गाइडलाइंस का उसको गवर्नमेंट को भी इसका ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है कि कहीं वो जो गवर्नमेंट है वो इसका जो उसके इलेक्शन के लिए जो है पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही है। इसके लिए वो कभी कभी जो ट्रांसफर्स होती हैं ऑफिशियल्स की वो भी कर सकता है। नंबर 4, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। और जब चुनाव में ड्यूटी लगती है तो जो अधिकारी
होते हैं वो सरकार के अधिकार में न रहकर यानी उनके अंडर न रह करके चुनाव इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो ईसी के अंडर में चले जाते हैं। इन द लास्ट 15 ईयर और सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपेंड देम। लास्ट पिछले जो हम कह रहे 15 सालों में इसने अपनी सारी शक्तियों का यूज किया है और अपनी पावर को बढ़ाया है। आजकल ये वेरी कॉमन यानी कि आम बात हो गई है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो गवर्नमेंट और प्रशासन दोनों को ही उसकी काम में अगर गड़बड़ी है, कुछ भी कमी है तो उसको फटकार लगा देता है। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ और इवन एन एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर उसके अधिकारियों को इस तरह का बात का पता चलता है इलेक्शन ऑफिशियल्स को कि किसी जो बूथ के ऊपर गड़बड़ी हो रही है और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं गड़बड़ी है, तो वो दोबारा से जो रीपोल यानी दोबारा से ऑर्डर दे सकता है कि आप इसको दोबारा से कंडक्ट कराएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, व्हेन इलेक्शन नेक्स्ट है द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द ईसी डज। और रूलिंग पार्टी है वो जो है क्या नहीं कर सकती है, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती है, बल्कि उसको तो उसका ओबे यानी कि बात को मानना पड़ता है। दिस वुड नॉट हैव हैपन इफ द ईसी वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। और ये सब नहीं होता अगर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसके पास पावर नहीं होती, तो वो सारे ये काम नहीं कर सकता जो अभी अभी हमने यहाँ पर देखे हैं। नाउ नेक्स्ट आइए, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, जो लोगों का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन के अंदर वो कैसा रहता है। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन process is to see whether people participate it with enthusiasm। दूसरा तरीका चेक करने का ये है कि लोग पूरे उत्साह के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन इन द एक्सरसाइज। अगर ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते तो लोग जो है वो लगातार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते रहते। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, People's participation in इलेक्शन इज यूजुअली मेजर बाई वोटर टर्नआउट फिगर। टर्नआउट का मतलब होता है जिन लोगों ने वोट दिया उनकी प्रेजेंस को टर्नआउट कहते हैं। हम इसके टर्नआउट फिगर से इसका पता लगा सकते हैं। जो टर्नआउट फिगर होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि कितने एलिजिबल परसेंटेज जो परसेंट आए हैं वोटर्स के, कितने लोगों ने वोट डाले हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उन्होंने कितनों ने एक्चुअल में वोट दिए हैं। ओवर द लास्ट 50 ईयर द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन। और पिछले 50 सालों में देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में ये जो डाटा है ये घटा है, जबकि इंडिया में जो है ये या तो स्टेबल रहा है या बढ़ गया है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 पॉइंट, इन इंडिया द पुअर, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section। इंडिया में जो लोग अनपढ़ हैं, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, वो लोग ज़्यादा जो होते हैं वो ज़्यादा वो ज़्यादा है प्रोपोर्शन, यानी कि वो ज़्यादा है आबादी का हिस्सा, बजाय के किसके, जो लोग हमारे यहाँ पर रिच हैं या फिर जिनके पास प्रिविलेज यानी कि बड़े जो लोग बोलते हैं वो ज़्यादा हैं। यानी यहाँ पर हमारे यहाँ पर वोट देने वालों में जो इलिटरेट और पुअर पर्सन वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं बजाय कि रिच और पावरफुल के, बल्कि जबकि ये कंट्रास्ट यानी कि यहाँ से स्थिति बिल्कुल उल्टी है, कहाँ पर, वेस्टर्न डेमोक्रेसी यानी पश्चिम के कंट्रीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देकर बता रहा है कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक वोट मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल। वहाँ पर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स हैं, वो काफ़ी कम वोट डालते हैं बजाय के रिच और वाइट लोगों के कंपैरिजन में। जबकि इंडिया में इसने क्या बताया है कि इंडिया में जितने भी पुअर इलिटरेट लोग होते हैं वो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के अंदर, उनका वोट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। नंबर 3 देखिए, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। हमारे जो आम आदमी हैं काफ़ी महत्व देते हैं चुनावों को। दे फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी टू अडॉप्ट पॉलिसी एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। और वो ये सोचते हैं कि अगर वो वोट देंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर अपना जो है प्रेशर बना सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाइए, या सुटेबल जो कार्यक्रम है उनको बनवाने के लिए दबाव दे सकते हैं। और हर एक लोग जो है ऐसे सोचते हैं कि देश के संचालन में भी उनका जो वोट है वो काफ़ी महत्व रखता है, इसलिए भी वो बढ़ चढ़कर वोट डालते हैं।
नंबर 4 है द इंटरेस्ट ऑफ वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। और जो हमारा इंटरेस्ट यानी लोगों का वोट डालने का वो साल दर साल यानी हर साल बढ़ता ही गया है। अगर हम इलेक्शन की 2004 की यहाँ पर बात करते हैं तो मोर देन 1/3 वोटर टुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटी। तो कम से कम जो 1/3 जो वोटर्स हैं उन्होंने जितनी भी इलेक्शन कैंपेन अभियान एक्टिविटी है उसमें किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट किया है। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और टू द अदर पॉलिटिकल पार्टी। और आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करवाते हैं कि हम किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत नज़दीक हैं। और ये जो नज़दीक है ये बताती है कि आउट ऑफ 7 वोटर 7 में से जो एक मेंबर होगा वो बताता कि हम किसी न किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सपेक्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, यानी जो रिजल्ट आते हैं इलेक्शन के हम उसको किस तरह से लेते हैं। वन फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, ये टेस्ट है जो रिजल्ट आते हैं उसको लेकर कि अगर ये फ्री और फेयर होते हैं तो इसका क्या जो रिजल्ट रहता है वो कैसा रहता है। इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। अगर ऐसा नहीं होता तो जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा जो पावरफुल लोग हैं उन्हीं के फेवर में जाते हैं। इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लॉस इलेक्शन, तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो कभी इलेक्शन हारती ही नहीं। Usually the losing party does not accept the outcome of a rigid election। और इस तरह से अगर जो रूलिंग पर जो हारी हुई पार्टी है अगर चुनाव में गड़बड़ियाँ हो रखी होती तो वो उसको जो आउटकम होते उसको कभी भी नहीं मानती, एक्सेप्ट नहीं करती। द आउटकम ऑफ इंडिया इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जो इसके रिजल्ट या नतीजे होते हैं वो अपने आप में ही क्या बोलते हैं, अपने आप ही बताते हैं। देखिए क्या बताते हैं, द रूलिंग पार्टी रूटीनली लॉस इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। जो रूलिंग पार्टी यानी जो रूल यानी कि शासन कर रहे होते हैं वो इंडिया के अंदर जो है वो स्टेट लेवल और नेशनल दोनों के अंदर वो हारे हैं। और कहता है कि इनफैक्ट एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शन, हर 3 में से 2 इलेक्शन में रूलिंग पार्टी हारी है पिछले 15 ईयर्स का ये रिकॉर्ड हमें बताता है। इन द यूएस यानी कि अमेरिका की बात करें तो इनक्यूबमेंट और सीटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉस इन इलेक्शन, जो अभी चुने हुए यानी नवनिर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो शायद ही कभी इलेक्शन को हारते हैं, जबकि इंडिया में इस तरह चुने हुए जो एमपीज एमएलएज हैं वो आधे से ज़्यादा हैं जो चुनाव हार जाते हैं। Number 3, candidates who are known to have spent a lot of money on buying vote and those with known criminal connection often lose election। और ऐसे कैंडिडेट जो बहुत पैसे वाले होते हैं वोट को खरीद सकते हैं या जिनका कि कोई क्रिमिनल कनेक्शन होता है अक्सर वो भी चुनाव में हार जाते हैं। Bearing very few dispute election the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party। हम अगर छोटे मोटे अपवाद या झगड़े को छोड़ दें तो जो रिजल्ट होते हैं उसको सभी लोग मान लेते हैं, हारी हुई पार्टी ये कहकर मान लेती है कि पीपल्स वर्डिक्ट यानी कि जन आदेश यही था अब की बार, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो इस सब से क्या पता चलता है कि जो इलेक्शन होते हैं इंडिया के अंदर वो फ्री और फेयर होते हैं। फिर भी इसके सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं, यानी कि किस तरह की चुनौतियां हैं, आइए वो देखते हैं। ऑल दिस लीड टू सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। Party that win an election and form government does so because people have choose it over its rivals. This may not be true for every constituency। कहता है कि जो पार्टी चुनाव जीत जाती है उसमें लोगों का समर्थन प्राप्त होता है उसे, और हर जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये बात जो है लागू नहीं होती है। हाँ, कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं कि जो पैसे के या अनफेयर मींस के दम पर यानी कि कुछ ऐसे काम करके वो जीत भी गए हों, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट इज जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलेशन प्रेफरेंस। लेकिन कुल मिलाकर जो नतीजा होता है वो क्या होता है, जो लोग जिसको चाहते हैं, लोगों का जिसकी तरफ प्रेफरेंस होता है वहीं बताता है, यानी लोगों ने जिसे वोट दिया वहीं जीतता है। देयर आर वेरी फ्यू एक्सपेक्टेशंस टू दिस रूल द लास्ट 50 ईयर इन आवर कंट्री, दिस इज व्हाट मेक इंडिया इलेक्शन डेमोक्रेटिक। और ये कहता है कि अगर हम कुछ एक केस की बात छोड़ दें तो जो कुछ एक अपवाद को अगर हम छोड़ दें तो पिछले 50 सालों से हमारे जो इलेक्शन के सामान्य नियम हैं वह इसी देश के अंदर जो नियम हो, थोड़े बहुत ही अपवाद हैं उनमें ये सारी चीज़ें
यानी कि जो हमारे इलेक्शंस के अंदर आते हैं, रिजल्ट आते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो एक आध बात को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के वो फ्री और फेयर ही रहती हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंडिया के अंदर इलेक्टरल सिस्टम जो है, इलेक्शन सिस्टम को या इलेक्शन को डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक बनाती हैं। येट द पिक्चर लुक डिफरेंट इफ़ वी आस्क डीपर क्वेश्चन। अगर हम बहुत गहराई से सोचें, कुछ और क्वेश्चंस उठाएं, तो आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या ये सही में लोगों की रियल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं, या उनके सामने चॉइस होती है, या ये कहें कि उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड यानी फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक स्वस्थ विकल्प होता है कि क्या उनके सामने इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस के लिए कहता है कि हमारी कुछ अटेंशन है, जो इंडिया के अंदर हमारे सुधार होने चाहिए, जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह के चैलेंजेस हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 चैलेंजेस हम क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए लास्ट है, ये देखिए नंबर 1 पॉइंट है, कैंडिडेट एंड प्रैक्टिस विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। जो कैंडिडेट और पार्टियां बहुत पैसे वाली होती हैं तो उनके लिए श्योर नहीं होता कि वो जीत जाएंगी, बट दे डू एंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टी एंड इंडिपेंडेंट। लेकिन वो उन लोगों को जो है क्या होता है, उनकी कंपैरिजन में जो स्मॉल पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार होते हैं, उनके कंपैरिजन में उनकी जो सिचुएशन होती है काफ़ी मजबूत होती है। नंबर 2 कहता है, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैज़ बीन एबल टू पुश अदर एंड आउट द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम ए मेजर पार्टी। और जो कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कंट्री के अंदर जो क्रिमिनल कनेक्शन के कारण अपने आप तो जो है टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं, और जो एबल कैंडिडेट होता है उसको इस दौड़ से बाहर कर देते हैं। नंबर 3, सम फैमिली टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी, टिकट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिलीज। कुछ एक पार्टियों के ऊपर जो है फैमिली का यानी अपने परिवार वालों के ऊपर ही ज़्यादा प्रभाव रहता है उनका, वो अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को टिकट देते हैं। वेरी ऑफ्टन इलेक्शन फॉर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर बोथ द मेजर पार्टी आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अक्सर जो है आम आदमी के लिए चुनाव का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसके सामने जो पार्टियां होती हैं उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं और उनकी जो व्यवहार होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, वो थोड़ी बहुत ही ऐसा अंतर होता है, यानी एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होती हैं, रूलिंग की भी और जो अपोजिशंस में होते हैं और अदर पार्टियां होती हैं उनकी भी। स्मॉलर पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी। छोटी पार्टियां जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो कई बार जो बड़ी पार्टियों की तुलना में काफ़ी सारी परेशानियों को उठाते हैं। These challenges exist not just in India but also in many established democracy। ये चैलेंज सिर्फ भारत में न रहकर पूरे जो वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी उसमें भी दिखाई देते हैं। These deeper issue are a matter of concern for those who believe in democracy। उन सब के लिए चिंता का विषय है जो डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं। That is why citizens, social activist organization have been demanding reform in our electoral system। इसलिए जो है सिटीजन या एक्टिविस्ट, समाज सेवी, ये सारे संगठन मिल करके चुनाव के अंदर जो है, चुनाव के सिस्टम के अंदर हमारी प्रणाली में सुधार की मांग करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म? क्या आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? व्हाट कैन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दीज चैलेंजेस? क्या हम जो है चुनौतियों का एक आम नागरिक भी सामना करता है? तो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।